तो आज हम इसमें देखेंगे कि जो मेन टॉपिक उस मैगज़ीन के रहे हैं, साइंस रिपोर्टर मैगज़ीन के। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे धूल भरी आंधियाँ। देखो, धूल भरी आंधियाँ होती क्या हैं? गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि जब हवा चलती, तेज़ हवा चलती है, तो धूल के कण, क्योंकि देखो मिट्टी की जो पकड़ है वो थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है, और कमज़ोर पड़ने की वजह होती है कि पानी की जो मात्रा है या आर्द्रता है मिट्टी में वो कम हो जाती है। जो ऊपर सतह पर मिट्टी की पर जो कुछ घास वगैरह उगाती हैं वो सूख जाती हैं, तो मिट्टी का जो जुड़ाव है वो हट जाता है। जब हवा चलती है तेजी से तो वो क्या करती है, ड्रैग के साथ उसको अपने साथ खींच ले जाती है, और यही क्या कहलाती है, धूल भरी आंधी कहलाती है। तो अब इसका देख लेते हैं, ये क्या है, जी की सांद्रता में ये परिवर्तन कर देती है, O3 में वृद्धि करती है, CO तथा NOx में वृद्धि करती है। ग्रीन हाउस गैसेस की सांद्रता में ये धूल भरी आंधियां क्या करती है, वृद्धि कर देती है। ये एक नया तरह का तथ्य है भाई। देखो, धूल का और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो भी माना जाता है, क्योंकि धूल एक ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह काम करती है, तो ये उसकी सांद्रता को क्या कर देती है, परिवर्तित कर देती है। और O3 मतलब आपका ओजोन, ऑक्सीजन होती है O2, और जब उसमें एक ऑक्सीजन, एक्टिव ऑक्सीजन और जुड़ जाता है तो ये बन जाती है O3। ये जब ये क्षोभ मंडल से ऊपर होती है, ओजोन लेयर में होती है, तो वहां पर ये मानव जीवन या किसी भी तरह के जीवन के लिए पृथ्वी पर एक वरदान है। जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट हानिकारक रेज होती हैं उनसे हमको क्या करता है, बचाता है। लेकिन जब ये सतह के पास बन जाता है तो ये एक बहुत खतरनाक पॉल्यूटेंट है, जो क्या करता है, फॉग में वृद्धि करता है, फेफड़ों और आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, कंजेवाइटिस वगैरह को ये क्या करता है, जन्म देता है। तो ये एक तरह का पॉल्यूटेंट है। तो ये O3 की जो सतही वृद्धि है उसको बढ़ा देती हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 होगा तो कार्बन डाई, टू के लिए डाई और एक के लिए क्या लगाते हैं, मोनो। तो ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, ये दम घोटू गैस है। अगर मान लीजिए कि अधजली कोई चीज़ है, कार्बनिक चीज़ है, जैसे कि पेट्रोल हो गया या कोई कोयला या कोई भी चीज़ है जो अधजली अवस्था में छूट जाती है, तो आंशिक रूप से जलने पर ये गैस उत्पन्न होती है। और ये करती क्या है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में, ये उसके साथ क्रिया कर लेती है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, फेफड़ों में वो आता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है, फिर दूसरे अंगों तक जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन को छोड़ देता है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है और उसको फेफड़ों तक लाता है, और इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। CO2 क्या करती है कि उसके साथ एक बॉन्ड बना लेती है। जब वो CO जब बॉन्ड बना लेगा तो वो ऑक्सीजन को ढो करके अंगों तक नहीं ले जा पाएगा, और उससे क्या होता है, दम घुटने लगता है और इससे मौत भी हो सकती है। NOx मतलब जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं उनमें ये वृद्धि करता है। तो अगर मान लीजिए धूल भरी आंधी की वजह से NOx में वृद्धि हो गई तो उससे क्या होता है कि अम्ल वर्षा होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब चलिए दूसरे टॉपिक पे आते हैं, ग्राफ्टिंग। कलम बांधने की एक तकनीक है, मतलब कलम लगाई जाती है, काट करके लगाई जाती है, ये ग्राफ्टिंग है। इसको हम देखते हैं थोड़ा सा, फिर और डिटेल में देखेंगे। तो ये क्या है, वाणिज्यिक तौर पर अलैंगिक विधि से पौधे उगाने हेतु संकर पौधों की तथा पुष्पन तथा प्रजनन अवधि कम हो जाती है। अब इसका बेनिफिट क्या है, पुष्पन और प्रजनन, उसकी फ्लावरिंग और जो उसकी ब्रीडिंग वाली जो अवधि है वो कम हो जाती है। देखो, जैसे आप बीज से पौधे उगा रहे हैं, तो जो पौधे हैं उनमें दो तरह से जनन होता है। एक होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है, एक मेल जो पुष्प है वो एक फीमेल पुष्प के साथ अपने परागकण शेयर करता है, और उससे फिर क्या बनता है, फल और बीज बनते हैं। बीज को जब हम गाड़ देते हैं तो फिर वहाँ से एक नया पौधा उत्पन्न होता है, और धीरे 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 बढ़ करके वो एक वृक्ष बनता है। तो जैसे मान लीजिए कि आम का एक पौधा है, तो वो 10 से 15 साल बाद उस पर फल आना स्टार्ट होते हैं, और मतलब अब ये बहुत लंबा समय हो गया। तो जो बीज द्वारा जो पौधा होगा उस पर बहुत लेट पुष्प आएंगे, बहुत ही लेट उस पर क्या होगा, फल आएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपने ग्राफ्टिंग कर दी या कलम लगा दी, तो ये क्या होता है, ग्राफ्टिंग क्या होती है कि आपने एक पौधा उगाया, और या तो उस नए पौधे के ऊपर किसी एक पुराना पौधा जिसपे फूल फल आते हों उसकी एक डंडी काट करके, उसकी एक लकड़ी काट करके उस पर ज्वाइंट करा देते हैं कि स्पेशल तकनीकी के तहत, या तो उस तरह से, या जो पौधा ऑलरेडी बड़ा है उसकी डाली को थोड़ा सा काट करके उसके चारों तरफ कोकोपीट वगैरह बांध करके वहाँ पौधे के ऊपर ही एक पौधा तैयार किया जाता है। अब क्योंकि वो पौधा ऑलरेडी, देखो, हर साल उस पर क्या आ रहे थे, फल आ रहे थे,
तो वो जो पौधे की टहनी है वो फल देने के लिए उसका ऑटोमेटिक सिस्टम है। अब जैसे आप उस 1 साल के ही पौधे को अगर आप लगा दोगे जमीन पे, तो उस 1 साल के पौधे में ही फल आना स्टार्ट हो जाएंगे, और वैसे उसको 10 से 12 साल फल आने में लग जाते हैं। तो आपने अब देखा होगा नया नया कि ये तो नई वैरायटी का, वो वैरायटी नहीं है, वो ग्राफ्टिंग के पौधे हैं। अब जैसे ही लगाओगे 6 महीने बाद, साल भर बाद ही उस पर क्या दिखने लग जाएंगे, आपको फल दिखने लग जाएंगे। पत्तियां बाद में स्टार्ट होती है, फल आना पहले स्टार्ट हो जाता है। इन पौधों की खासियत होती है। तो अब क्योंकि मान लीजिए अब इतना टाइम तो है नहीं लोगों के पास कि भाई वो लगातार इंतजार करते रहे। पहले समय में लोग पौधे लगा करके भूल जाते थे कि दादा ने लगाया था, अब उस पर फल आ रहे हैं। अब तो ये है कि भाई अगर मान लीजिए कोई खेती के रूप में करना चाह रहा है या एक अपने गार्डन में उसको लगा करके उस पर फल चाहिए, तो ऐसे पौधों का एक तो ये खासियत रहती है कि उतने बढ़ते नहीं है। बोनसाई वगैरह बनाने में इससे बड़ी हेल्प मिलती है, और छोटे ही पौधों पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फल वगैरह आते हैं। और एक बेनिफिट इसका ये भी है ग्राफ्टिंग का कि आप बड़े आराम से एक ही पेड़ पर कई तरह की वैरायटीज़ का आनंद उठा सकते हैं। जैसे आप लंगड़ा है, दशहरी है या हाफुस है, एक ही आम के पेड़ पर 10 से 15 तरह की वैरायटी भी आप उगा सकते हैं। तो इसका एक ये बेनिफिट भी है। गुलाब के लिए आप देखेंगे तो गुलाब पर पीला गुलाब, नीला गुलाब और इस तरह के तमाम तरह के गुलाब एक ही पेड़ पर आपको मिल जाएंगे। ये सब ग्राफ्टिंग की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। चलिए अब हम देखेंगे स्वयं चेक स्टडी। अब ये क्या है? ये एचआरडी मंत्रालय द्वारा, या आजकल तो इसको शिक्षा मंत्रालय कहा जा रहा है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस चीज़ को स्टार्ट किया गया है। ये क्या है? शिक्षा प्रणाली में पहुंच एवं न्याय संगत तथा सुनिश्चित। तो न्याय जो शिक्षा प्रणाली है उसमें होता क्या था अभी अब तो खैर देखिए यूट्यूब वगैरह चैनल चल गए, तो उसकी वजह से शिक्षा तक लगभग हर किसी की पहुंच बन रही है जिसके पास भी इंटरनेट है। इंटरनेट की भारत में सस्ती दर ने इस चीज़ को बहुत बड़े एक आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया है। तो स्वयं बनाने का जो मेन मोटो था वो ये था कि भाई जो लोग एक रेगुलर बेस पे, जैसे आईआईटी हो गया, आईआईएम हो गया, हर बच्चा वहाँ पे एडमिशन नहीं पा सकता क्योंकि देखो लिमिटेशंस हैं। भाई सीट है, मान लीजिए 100 बच्चों को एडमिशन देना है तो 100 हो गई, बाकी के जो 10,000 हैं वो भी चाहते हैं कि भाई वहाँ के प्रोफेसर से पढ़ें। तो उन तक न्याय संगत और पहुँच उनकी सुनिश्चित करने के लिए क्या किया गया, इसको स्टार्ट किया गया। अब ये क्या है? एकल मार्गी सीखने की प्रक्रिया के ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको ये लिखा मिल सकता है इस तरह से एक स्टेटमेंट के रूप में। ये क्या है? एकल मार्गी सीखने की प्रक्रिया है। ओके, बात करते हैं हम इस पे अगले टॉपिक पे। ये है सरल। सरल क्या है? ये समुद्र अध्ययन हेतु भारत फ्रांस का संयुक्त उपग्रह मिशन है। अब एक उपग्रह भारत और फ्रांस मिलकर के छोड़ेंगे इस सरल योजना के तहत, और उससे क्या किया जाएगा? स्टडी करी जाएगी हिंद महासागर की। अब इसका बेनिफिट क्या है? ये देखिए स्टार्ट हुआ था ये 2013 में, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि एक बार जब ये तब खबर में रहा जब इसको स्टार्ट किया गया, फिर ये तब जिसने काम करना स्टार्ट किया, फिर इसको जब ऑपरेट किया गया, या कहिए कि जब इसको विमोचित किया गया, तब ये खबरों में आया। अब क्या है कि भाई अब कोई ऐसा तो है नहीं कि 2013 से लगातार कोई चीज़ चलती रहेगी, वो उसका डाउनफॉल भी आता है ना, फिर उसकी रिपोर्ट्स बनती है कि भाई हमने जो स्टडी करी उसका क्या नतीजा निकला है। तो अभी इसलिए खबरों में था। समुद्र सतह में विस्तार वृद्धि का अध्ययन ये करेगा कि भाई जैसे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो उससे समुद्र की जो सतह है उसमें कितना विस्तार हो रहा है, उसके जल स्तर में कितनी वृद्धि हो रही है, हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, मौसम में किस तरह से परिवर्तन आ रहा है, तो उसकी स्टडी के लिए ये किया जा रहा है। फेयर की अगर हम बात करें तो फेयर क्या है? फैसिलिटी फॉर एंटी प्रोटॉन आयन रिसर्च। तो ये इसका पूरा नाम है। भारत संस्थापक सदस्य है इसका, और ये कहाँ पर है? जर्मनी में है। तो ये क्या है कि जो एटम से भी छोटे जो पार्टिकल्स हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये उनके बारे में स्टडी करने के लिए, तो उनमें से 3 जो बेसिक पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल है, उनमें से एक पार्टिकल है प्रोटॉन। ये उसकी रिसर्च के लिए एक स्थापित की गई है एक लेबोरेटरी टाइप, और इंडिया इसमें क्या है? संस्थापक सदस्य है। ओके, टीएमटी। तो टीएमटी आपने वो सरिया सुना होगा। एक ये क्या है? टेलीस्कोप है। तो 330 मीटर टेलीस्कोप, तो इसका ये फुल फॉर्म हो गया। टीएमटी आपको सीजीएल वगैरह में आपको मिल सकता है कि एक पूछ ले, फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं, रेलवे में फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं, और भी एग्जाम्स हैं जिनमें फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं, बट एसएससी में चांस थोड़े कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा स्पेटिकल टेलीस्कोप है। ठीक,
अब ये है कहाँ पे, ये हवाई में स्थित है, और जिसमें शामिल कौन कौन देश हैं, भारत, चीन, यूएसए, कनाडा और जापान। तो 1 2 3 4 और ये 5 देश हैं। तो खासतौर से आपको याद रखना है कि ये यूएसए में है, हवाई में है, तो जाहिर सी बात है यूएसए होगा ही होगा। और इंडिया को इसमें आपको खासतौर से याद रखना है कि इंडिया भी इसमें शामिल है। चलिए, SKA ये क्या है, ये है स्क्वायर किलोमीटर एरे। ये रेडियो टेलीस्कोप परियोजना है, अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है। अभी ये होगा स्क्वायर किलोमीटर एरे। चलिए, इसे आगे हम देखते हैं। TER फ्रांस में सलियन लार्ज हेड्रोन कोलाइडर गॉड पार्टिकल। अभी ये फिर से चर्चा में है। देखिए, गॉड पार्टिकल ये एक्चुअली क्या है, फ्रांस की सीमा के पास ही इस तरह से 27 किलोमीटर की एक परिधि में बना हुआ एक, कह सकते हैं आप, महामसीन नाम से ही फेमस हुआ था। और इसमें क्या है कि जैसे एक तरफ से पार्टिकल छोड़े जाते हैं, दूसरी तरफ से पार्टिकल छोड़े जाते हैं, उनकी टक्कर कराई जाती है, और फिर यहाँ पे क्या होता है, उनको पढ़ा जाता है, उनकी स्टडी करी जाती है, उनको एक्सेलरेट किया जाता है, और उनको लगभग लाइट की स्पीड पर भगाया जाता है, लगभग लाइट की स्पीड पर। फिर जब उनकी टक्कर होती है, अब ये किया क्यों गया था, ये मशीन बनाई क्यों गई थी, TER प्रोजेक्ट ये इसलिए बनाया गया था ताकि पता लग सके कि हमारे ब्रह्मांड का निर्माण आखिर किन क्रियाओं के द्वारा हुआ है, और किस किस तरह की परिस्थितियां इसके लिए उत्तरदायी रही, आखिर वो बिग बैंग जो है वो क्यों हुआ था। तो उसी के लिए ये किया गया। और जब ये टक्करें कराई गई तो हमें एक विशेष तरह का पार्टिकल मिला, जिसे गॉड पार्टिकल कहा गया। इसको हिग्स बोसोन भी कहा जाता है, या पीटर पार्टिकल भी इसको कहा जाता है। गॉड पार्टिकल इसको इसलिए कहा गया क्योंकि जितने भी मैटर हैं, जब एनर्जी से मैटर बनता है, E=mc², आपने आई थिंक पढ़ा होगा, सुना होगा, आइंस्टीन का एक बड़ा ही एनर्जी और मास के बीच में रिलेशन बनाने वाला एक इक्वेशन है। तो ये क्या होता है कि जब एनर्जी कन्वर्ट होती है किसी भी मैटर में, तो ये बेसिक पार्टिकल होता है, मतलब जितनी भी एनर्जी कन्वर्ट होगी वो गॉड पार्टिकल के थ्रू ही कन्वर्ट होगी। आप ये मान लीजिए, या ये मान लीजिए कि जितने भी पार्टिकल हैं दुनिया में, जो कुछ भी है, उन सब का बेस, जैसे मकान बनेगा तो ईंट उसमें क्या होती है, बेसिक पार्टिकल होती है। तो वैसे ही मान लीजिए कि जितनी भी दुनिया में जो कुछ भी है, उन सब में ये पार्टिकल पाया जाता है। हर एक चीज़ के साथ ये पार्टिकल जुड़ा होता है, इसलिए इसको गॉड पार्टिकल कहा जाता है। तो आज के इस 8वें एपिसोड में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।